हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई पहले 12वीं क्लास का सिलेबस शुरू करा दो, 12वीं क्लास करा दो, क्योंकि 12वीं के बोर्ड्स आने वाले हैं, ये पहले जरूरी है। तो भाई कुछ बच्चों ने उल्टा सीधा भी बोला, पर कोई बात नहीं। मैं मानता हूं कि जिस भी बच्चे ने उल्टा सीधा बोल के बोला कि भाई पहले 12वीं क्लास पढ़ा दे, वो यही सोचता होगा कि भाई इस बंदे का मेरे को समझ में आता है पढ़ाया हुआ, इसीलिए उसने बोला होगा। तो भाई आप ही की डिमांड पे 12वीं क्लास को भी साथ में ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा 11वीं को भी साथ में करूं। और भाई इन दी एंड मेरे को ये बोलना है कि मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूं। बस इससे आगे सिर्फ बातें हैं। अब बातें सुनने में ना आपको मजा आएगा, आप भी बोर हो जाओगे, क्या ही है। बस इतना ही है भाई, मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूं। इसी बात पे बस एंड है। और भाई चैप्टर कैसे कैसे है, शेड्यूल और ये सब, भाई देखो माइक्रोब्स वाले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, आसान वाले चैप्टर से। हमको मालूम है इश्क मासूम है कि भाई थोड़ा आसान चैप्टर है, पर धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स को लपेटूंगा, इधर से भी उधर से भी। कि जैसे इसके बाद ह्यूमन हेल्थ वाला बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, वो कर लेंगे, ठीक है। फिर उधर से बायोटेक को भी साथ में लपेटते हुए चलेंगे। और ये नोट्स आपको कल तक मिल जाएंगे, वही 3-4 चैप्टर जैसे पहले आ रहे हैं उसी तरह आएंगे, ठीक है। जेनेटिक्स, एक चैप्टर जेनेटिक्स का लपेट दिया, उसके साथ में एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ आसान वाला लपेट दिया। कुछ इस तरीके से काम चलेगा, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर आपको मैं शेड्यूल ऐसे नहीं दे सकता कि इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को ये होगा, क्योंकि भाई मेरा वैसा चलता ही नहीं है। सच बताऊं तो फिर वही होगा, मैं कुछ डेट वाला दे दूंगा, पूरा होएगा नहीं, फिर आप गाली देते फिरोगे। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टन टन टन, कुछ नहीं करना, पराठे के साथ दही खानी है, पराठे के साथ दही खानी है। तो सवाल ये उठता है भाई ये दही आई कहां से? तो जाहिर सी बात है आप आसानी से बता दोगे कि भाई दूध को जमाया होगा तो दही बन गई। अब दूध को कैसे जमाते हैं? हम नॉर्मल देसी भाषा में क्या बोलते हैं, रात को जैसे आपकी मम्मी या मेरी मम्मी थोड़ा हल्का गर्म दूध होता है ना, उसमें क्या है, थोड़ी सी दही या थोड़ी सी लस्सी उसमें डाल देते हैं। सुबह पूरे इस दूध की क्या है, दही बन जाती है। जो हम पराठे 8-10 पराठे जो हम सूड़ते हैं, खाते हैं, उनके साथ इसको फिर मजे से खाते हैं, ठीक है। अब बात यह है, क्या सिर्फ पराठों के साथ खाने के लिए यही मकसद था कि अपने को स्वाद चाहिए बस? नहीं भाई, कर्ड जो दही है वो न्यूट्रिशनली भी मिल्क के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि उसमें विटामिन B12 की जो मात्रा है वो बढ़ गई है, इसीलिए दही अच्छी मानी जाती है ना। बोलते हैं ना कि पेट खराब है तो भी दही खाते हो, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स अच्छे हैं, हेल्दी माइक्रोब्स हैं, ठीक है। अब बात यह है कि जो इस दूध में आपकी मम्मी ने या मेरी मम्मी ने जो इसमें थोड़ी सी दही डाली थी, उसमें ऐसा क्या था कि ये पूरा का पूरा दूध इस दही में कन्वर्ट हो गया? तो उसमें क्या था? उसमें था लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। अब ये लैब, इसी ग्रुप का एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अब देखो यहां पर होगा क्या, देखो ये मिल्क है तो जाहिर सी बात है अपने को पता है मिल्क के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिल्क प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। अब देखो यहां पर लैक्टिक एसिड की क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। जो कौन करेगा? ये करेगा, ठीक है, अपने लैब करेंगे। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, इस मिल्क प्रोटीन्स को कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा। तो आप दही को जब आप देखोगे, कटोरी में डली आपने दही देखी है ना, ऐसा नहीं लग रहा कोएगुलेट और पार्शियली डाइजेस्ट मैच हो रहा है ना, उसका दिखने से है ना, कैसी दिखती है उससे मैच हो रहा है ये वर्डिंग भी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये मैंने जो भी बातें लिखी है ना, फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया, ये सैकेरोमाइसिस, ये जो भी बातें लिखी हैं, फर्मेंटेशन ये लिखा है, ये सारा ही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। ये पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं। देखो अपने को डो बनाना है, डो किसके लिए? डोसा या इडली के लिए बनाना है, ये नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2 बात हो गई, ब्रेड के लिए अपने को डो बनाना है। तो अगर आप डोसा या इडली के लिए डो बनाना चाहते हो तो उसको बैक्टीरिया से फर्मेंट किया जाता है, जबकि आप ब्रेड के लिए डो बनाना चाहते हो तो उसको सैकेरोमाइसिस सर्वेसियाई, ये क्या है, एक यीस्ट है, यानी एक फंजाई है। तो यही डिफरेंस आ गया। डोसा या इडली की बात हो रही है तो बैक्टीरिया की बात हो रही है, अब ब्रेड की बात हो रही है तो एक फंगस की बात हो रही है। यहीं पर ये क्वेश्चन बन गया, इसको याद रखना है, ठीक है। अब एक टोडी पाम, ये क्या है, साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है। अब मैं आपको छोटे छोटे फंडे बताऊंगा, आपको यूजफुल हो
तो उनको यूज कर लेना, वरना याद तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना याद तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको फंडे काम आए तो अपने यूज में ले लेना, है ना। ये मत बोलना कि ट्रिक याद रखें या टॉपिक को याद रखें, नहीं भाई, आपके काम आ रहे हैं तो याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है कि थोड़ी हेल्प हो जाए, थोड़ा एग्जाम में एमसीक्यू आए, कनेक्शन भिड़ जाए, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, टी फोर टोडी, टी फोर टोडी, टी फोर क्या होता है? तामिल, तामिल यानी साउथ इंडिया की बात हो रही है, और टी फोर क्या है? ट्रेडिशनल। तो टी फोर टोडी, टी फोर तामिल, टी फोर ट्रेडिशनल, मतलब टोडी पाम क्या है? साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, स्विस चीज क्या होता है? आपने टॉम एंड जेरी अगर कार्टून देखा हो, है ना, जैसे आपकी तो एज शायद कम है, ना भी देखा हो शायद आपने, पर मैक्सिमम ने देखा ही होगा। उसमें जो जेरी था ना, वो एक चीज चुराता था और उसको खाता था। आपने उस चीज में देखा होगा ना, बड़े बड़े होल होते थे, कि ऐसे चीज है उसमें बड़े बड़े ऐसे होल होते थे। तो वो होल किस वजह से होते थे? ये एक क्वेश्चन बन गया कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती थी। अब CO2 बनी है तो वो निकलेगी भी, तो CO2 जब निकलेगी तो वो पीछे होल छोड़ जाएगी, वही होल अपने को स्विस चीज में दिखाई देता है। अब बात ये है कि ये CO2 की प्रोडक्शन होती है, ये तो अपने को पता चल गया, पर किस वजह से होती है? किस माइक्रोब की वजह से होती है? तो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। कौन सा बैक्टीरिया? प्रोपियोनी बैक्टीरिया शर्मनी, प्रोपियोनी बैक्टीरिया शर्मनी, इसकी वजह से होती है। अब आप एग्जाम में भूल जाओगे तो याद रखना शर्मा, याद क्या रखना है? शर्मा। शर्मा जी कहां गए थे? स्विट्जरलैंड गए थे। स्विट्जरलैंड क्या लेने गए थे? स्विस चीज, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड, तो शर्मा जी स्विट्जरलैंड गए थे। इतनी सी बात, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, याद आ जाएगी कि शर्मा जी स्विट्जरलैंड गए थे, तो स्विस चीज आपको याद आ जाएगा कि उसमें शर्मा था, है ना। इतनी सी बात है यार, क्लिक होने की बात है एमसीक्यू में, और कुछ नहीं है। जैसे ये है रोक्यू फोर्ट है। अब इसमें आपको देखने से ही पता लग रहा है, जो हाईलाइटिंग वर्ड है वो फोर्ट है। हाईलाइटिंग वर्ड क्या है? फोर्ट है। तो एफ फोर फोर्ट, एफ फोर फंजाई, एफ फोर फ्लेवर। तो रोक्यू फोर्ट चीज जो है वो राइपन्ड बाई स्पेसिफिक फंजाई, और वो क्या देता है? गिवन देम ए पर्टिकुलर फ्लेवर। एफ फोर फोर्ट, एफ फोर फंजाई, एफ फोर फ्लेवर। T फोर टोडी, T फोर तमिल यानी साउथ इंडिया, T फोर ट्रेडिशनल। शर्मा जी कहां गए थे? स्विट्जरलैंड गए थे, स्विस चीज लेने गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट बातें करें, वही देखो ये जो यहां पर किया था हमने, सैकेरोमाइसिस, इसको जूम करते हैं, सैकेरोमाइसिस, अबे पंगा हो गया, लाओ भाई। सैकेरोमाइसिस सर्विसिया, ये क्या है? मैंने बोला था यीस्ट है, ये एक फंजाई है। तो भाई इसमें दो यीस्ट की बात हो रही है, एक बेकर यीस्ट, एक ब्रूअर्स यीस्ट। अब बेकर्स यीस्ट नाम से ही पता लग रहा है, बेकर यानी बेकरी की बात हो रही है। अब आप बेकरी की दुकान में जाते हो तो आपको जो भी चीजें मिलेंगी, केक है, पेस्ट्री है, वहां पे किसका यूज होता है? ब्रेड का यूज होता है। ठीक है, अब ब्रूअर्स की बात करें तो ब्रूवरी, ब्रूवरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? आपको भी पता है, बियर, वाइन, रम, विस्की, ब्रांडी, ये ब्रूवरी इंडस्ट्री है। तो बेकर्स यीस्ट ब्रेड को बनाने में यूज होता है, और ब्रूअर्स यीस्ट ये सब भाई है ना, खाने पीने की चीजें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अल्कोहलिक ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं कि डिस्टिलेशन, विद डिस्टिलेशन कौन सी बनाई गई है और विदाउट डिस्टिलेशन कौन सी बन जाती है। तो विद डिस्टिलेशन विस्की, रम, ब्रांडी, और विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर आपकी हो जाती है। अब ये भाई एनसीईआरटी के डायग्राम है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे कि ये है, ध्यान में कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। देखो ये है बैक्टीरिया की बात की गई है कि भाई ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया का डायग्राम है, और ये बैक्टीरिया आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे हैं? स्फेरिकल है। आप देख के ही बता दोगे, इसमें कंफ्यूजन तो कुछ है ही नहीं। लो भाई स्पेरिकल है, ये तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ चुके हैं। इसमें बता दिया जाए तो देखो ये रोड शेप दिखाई दे रहा है और ये इसकी फ्लैजिला दिखाई दे रही है, तो रोड शेप्ड है, विद फ्लैजिला है। याद कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक है। ये भी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा वायरस वाले में कि ये बैक्टीरियोफेज है, और ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना कि ये एडिनो वायरस है विच कोज अपना, यहां पर लिखा हुआ मैं भी भूल गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एडिनो वायरस विच कोज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये है अपना भाई रोड शेप्ड टोबैको मोज़ेक वायरस। ये देखो रोड शेप्ड है, रोड शेप्ड है, टोबैको मोज़ेक वायरस। थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब ये क्या बताया गया, ये यार वैसे जनरली पूछा नहीं जाएगा कि ये बैक्टीरिया की अपनी कॉलोनी है, ये फंगस कॉलोनी, ये जनरली पूछा नहीं जाएगा ना, ये इतना नहीं है। हाँ, इनको थोड़ा ध्यान रख लेना आप। ठीक है,
हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई कौन सी चीज कहां से अपने को प्राप्त होती है, प्राप्त नहीं प्राप्त होती है। देखो मेनली खेल कैसे चल रहा है, देखो फंजाई बैक्टीरिया 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 फंजाई फंजाई, है ना। ये मैंने इसलिए लिखा है बैक्टीरिया फंजाई कि आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आइडिया लगता रहे कि चीजें अपने को कहां से मिल रही हैं। देखो यहां पर ये माइक्रोब्स जो है ना, आप याद करो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, किंगडम ही तो पढ़ते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांट, ठीक है, वही तो पढ़ते हैं। तो जो ये माइक्रोब आ रहे हैं कहां से आएंगे, मेनली मेनली आपको मोनेरा किंगडम दिखेगा, फंजाई किंगडम दिखेगा। और वायरस की हम इतनी बात करेंगे ही नहीं क्योंकि वो अपने काम के इतने होते ही नहीं है, तो वायरस की हम इतनी बात करेंगे नहीं। तो मेनली आपको इस चैप्टर में दिखाई देगा कौन सा किंगडम मोनेरा, जिसमें कौन से आएंगे अपने बैक्टीरिया ही नॉर्मली आते हैं, या फिर ब्लू ग्रीन अलगी की थोड़ी सी नाइट्रोजन फिक्सेशन में लास्ट में बात करेंगे। और क्या आएगा इसमें, और क्या आएगा, फंजाई मेनली आएगा, ठीक है, और क्या आएगा, बैक्टीरिया या फिर फंजाई, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। वायरस की छोटी सी बात हो रही है, लास्ट में आएगी वो छोटी सी बात होगी, बाकी मेनली इसी सब में खेल रहे हैं हम, ठीक है। तो कौन सी चीज कहां से प्राप्त होती है, सिट्रिक एसिड की बात करें तो एस्परजिलस नाइगर यहां से प्राप्त होता है, जो कि एक फंजाई है, इसके एग्जांपल में भी आप पढ़ते हो। एसिटिक एसिड नाम से ही एसिटोबैक्टर एसिटाई नाम में ही आ गया एसिटाई एसिटिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड नाम में ही आ गया, देखो ब्यूटी ब्यूटायरिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलाइकम एक बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, ये हम देख भी चुके हैं, ये भी नाम से ही हो गया। स्ट्रेप्टोकाइनेज, देखो स्ट्रेप्टो ये भी नाम में आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए, देखो स्पोरिन स्पोरम स्पोरिन स्पोरम स्पोरिन स्पोरम, ये भी नाम से ही आपको याद हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ये एक फंजाई है। स्टेटिन्स की बात करें, मोनेस्कस पुरपुरस, ये फंजाई है, इसको कैसे याद करें, देखो स्टेट आ रहा है, स्टेट का क्या है, एमपी, ऐसे याद रख लेना यार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। स्टेट का क्या है, एमपी है, स्टेट का क्या है, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। अब देखो इसी के रिलेटेड आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो अब कोई स्टेट का एमपी है, जाहिर सी बात है इतना बड़ा नेता है, मंत्री है, तो उसको टेंशन भी बहुत रहती होंगी। तो जिसको ज्यादा टेंशन रहती है, आपने सुना होगा, उसको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है। तो स्टेटिन्स यहीं से याद रख लेना, स्टेटिन्स किसके लिए यूज होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट होता है। सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, भाई यहीं पर पहले हम बात कर चुके हैं, यहीं से याद कर लेना। सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई क्या है, ये आपका बियर वाइन रम विस्की ब्रांडी, मतलब है ना, ब्रूवरी की बात कर रही है। तो इथेनॉल भी किस में यूज होता है, अपना इसी सब बनाने में यूज होता है, ये इससे याद हो जाएगा, ठीक है। लाइपेज की बात करें तो ये ऑयली स्टेन्स को रिमूव करता है। देखो लाइपेज वर्ड कहां से आया, लिपिड, लिपिड यानी फैट की बात हो रही है, तो ऑयल क्या होता है, एक तरीके का लिपिड फैट, ये वहां से आपको रिलेट हो जाएगा। देखो अब इसको कैसे याद करें, स्ट्रेप्टो क्लोटो, फिर से मैं वो बोल रहा हूं कि भाई याद तो आपको करने ही है, पर थोड़ा सा फंडा लगा लोगे, अगर थोड़ा सा हेल्प हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्ट्रेप्टो क्लोटो यानी क्लोट बस्टर, हार्ट अटैक में इसका यूज होता है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन एक इसमें यूज होता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इसका यूज होता है। और प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज क्लियरिंग ऑफ बोटल्ड जूस, इसमें इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, इसके नाम को एक बार तोड़कर देख लेते हैं। देखो यहां पर आ रहा है एंटी, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, है ना, कि आप मेरे एंटी हो, आप मेरे अगेंस्ट हो। और बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। अब आप बोलोगे ये तो यार उल्टी चीज बन गई कि हमारी लाइफ के अगेंस्ट है, तो ये तो बेकार चीज हो गई ना। पर हमने तो जनरली सुना एंटीबायोटिक हमारे लिए यूजफुल होती है। तो भाई जो ये अगेंस्ट है ना, ये किसकी लाइफ के अगेंस्ट है, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर बीमारी पैदा कर रहा है, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अगेंस्ट है, उसको एंटीबायोटिक बोल रहे हैं। मतलब हमारे लिए तो ये यूजफुल हो गई ना, जो हमारे अंदर ऐसा जो माइक्रोब है, ऑर्गेनिज्म है, जो बीमारी पैदा कर रहा है, उसकी लाइफ के अगेंस्ट है, तो हमारे लिए तो यूजफुल हो गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है।
वही बातें यहां पे लिखी गई हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब टू किल या रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, है ना, कि माइक्रोब से ही बना है, ये किसी बैक्टीरिया या फंजाई से बना है मान लीजिए। और कहां काम आ रहा है कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है, कि मेरे अंदर जो बीमारी पैदा कर रहा है जो माइक्रोब, उसको मारने में या उसकी ग्रोथ को रिटार्ड यानी रोकने में काम आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी, पेनिसिलिन थी। बट उसकी डिस्कवरी बाई चांस हुई थी, मतलब वो करना नहीं चाह रहे थे, वो खोज उन्होंने डिस्कवरी की नहीं थी, गलती से हो गई थी। गलती से कैसे हो गई थी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे जो स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। अब भाई काम करके उनकी बीवी का फोन आ गया होगा कि घर जल्दी आ जाओ, सब्जी लेके आनी है और ये, तो वो भाई उस बैक्टीरिया की जो कल्चर प्लेट थी ना, उसको धोना भूल गए, है ना, उसको धोना भूल गए और घर चले गए। अब अगले दिन मान लीजिए जब वो आए तो उन्होंने देखा कि उन अनवॉश्ड प्लेट, जो प्लेट वो धोना भूल गए थे, उनके ऊपर एक फंगस ग्रो कर गई है जिसका क्या नाम है, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस उस पे ग्रो कर गई है। और उन्होंने क्या नोटिस किया कि पेनिसिलियम नोटेटम जो है फंगस ग्रो कर गई है, वो एक केमिकल प्रोड्यूस कर रही है। और ये केमिकल क्या कर रहा है, जो ये स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया था ना, इसकी ग्रोथ को रोक रहा है, उसकी ग्रोथ उसने नहीं होनी दी। मतलब एक बात समझ में आ गई कि पेनिसिलियम नोटेटम में ऐसा तो कुछ है जो क्या है, ग्रोथ को रोक सकता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को, दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को रोक रहा है। तो उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, देखो पेनिसिलियम नोटेटम से निकला है तो उसका नाम दे दिया पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो ग्रोथ को रोक सकता है दूसरे माइक्रोब की। तो इसी तरह पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो गई कि फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड बाय किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बाय चांस डिस्कवरी हुई थी, कौन से बैक्टीरिया पे काम करते हुए, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम करते हुए। अब बात करते हैं कि जो पेनिसिलिन का फुल पोटेंशियल था वो किसने एक्सप्लोर किया था, तो वो अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी ने उसका फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर किया था। एक आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन का जो यूज था वो वर्ल्ड वॉर 2 विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए किया गया था। ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी गई हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो ये बातें लिखी गई हैं कि बहुत सारी बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारियों के लिए भी जो डेडली बीमारी है, डेडली डिजीज है, इनके लिए भी एंटीबायोटिक भाई अच्छी खासी अच्छी साबित हुई, फायदेमंद साबित हुई। जैसे कि प्लेग है, वूपिंग कफ है, वूपिंग कफ को हिंदी में बोले तो काली खांसी, कफ माने खांसी, वूपिंग काली। ठीक है, डिप्थीरिया है, गल घोंटू, लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग। इनके हिंदी में साथ में नाम भाई याद रख लेना, ये दिक्कत हो जाएगी, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट की। देखो सीवेज नाम से ही पता लग रहा है, सीवेज जो है ना, गंदा नाला है, उसमें से जो पानी जा रहा है, हमारे घर का जो भी है ना मल मूत्र जो भी जा रहा है और कूड़ा कचरा जो भी जा रहा है ना, आपने देखा होगा ना, आपके शहर में कोई गंदा नाला है तो उसमें पॉलिथीन, लिफाफे, बोतल, है ना, जूते, पुराने जूते, बैग, लोग कुछ भी फेंक देते हैं उसमें, और आपके घरों का जो वेस्ट है वो तो जा ही रहा है आपके सीवेज के थ्रू। तो भाई बात यह है कि जो भी गंदा नाला है उसको ऐसा क्या ट्रीटमेंट दें कि उसका जो पानी है वो नॉर्मल नदी जो है, नॉर्मल जो वाटर बॉडी है उसमें छोड़ने लायक हो जाए, दोबारा सर्कुलेशन में आ जाए, ऐसा क्या ट्रीटमेंट दें। तो भाई दो टाइप के ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि जो भी ऐसे डायरेक्ट वाले पार्टिकल है ना, कि जैसे लिफाफा पड़ा है या पानी के अंदर बोतल पड़ी है या बैग पड़ा है या फटा हुआ जूता पड़ा है या उसके अंदर पत्थर पड़े हैं, वो सब पड़ा है ना, वो हम फिजिकल रिमूवल उसका कर देंगे। फिल्ट्रेशन से, सेडिमेंटेशन से फिजिकल रिमूवल हमने कर दिया, अभी तक हमने बायोलॉजी का यूज नहीं किया है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें हम बायोलॉजी का यूज करते हैं। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं, हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं, हम फंजाई का यूज करते हैं, मतलब हम बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज करते हैं, है
है ना, और इसीलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोल दिया जाता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब ये ट्रीटमेंट कैसे दी जाती है ये हमने डिवाइड कर दिया। देखो ये वाली आपकी पूरी है प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हम कहां गए, ये वाली पूरी है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो फ्लो ऐसे है, देखो यहां से गए यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, और ये पानी हमने नदी में छोड़ दिया। और ये पूरी क्या है प्राइमरी, और ये पूरी क्या है सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी में अपने को करना क्या है, बायोलॉजी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, फिजिकली उन चीजों को निकालना है, जो भी पत्थर है, लिफाफे हैं, बोतल है, फिजिकली उनको रिमूव करना है। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, अबे ये ब्लैक कलर का कैसे रह गया, आजा बेटा आजा, जानम देख लो मिट गई दूरियां। हाँ ठीक है, तो देखो यहां से पानी आया, मैंने ये डब्बे से इसीलिए बनाया ताकि आसान हो जाए आपके लिए समझना। ये जो लिखा हुआ है ना ये मत पढ़ो, मैं आपको बोल के बता दूंगा। ठीक है, तो भाई इस वाले चैम्बर ने आपने बार्स लगा दी, आपने सलाखें लगा दी, सलाखें सलाखें सलाखें, ठीक है, आपने सलाखें लगा दी, है ना। तो अब होगा क्या, यहां से पानी आया जिसमें लिफाफे थे, बोतल थे, कोई बैग घेर दिया, कोई जूते घेर दिया, कोई कपड़ा घेर दिया, कुछ भी घेर दिया आपने। तो इन बार्स के थ्रू, जब सलाखों के थ्रू पानी जाएगा तो इन सलाखों में अटक जाएगा क्या, जो भी आपने मोटा मोटा तौर पे जो कूड़ा कचरा है, लिफाफे बोतल, इन सलाखों में अटक जाएगा, मतलब आगे पानी जाएगा। ठीक है, अब आगे वाले पानी में क्या है, सोयल है, मिट्टी है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, वो सब हैं। तो आगे क्या कर दिया जाएगा, सेडिमेंटेशन टैंक, नाम में आ रहा है सेडिमेंटेशन, मतलब सेडिमेंट कर दिया जाएगा, नीचे बैठा दिया जाएगा, जो सोयल मिट्टी है, छोटे छोटे पत्थर हैं, उनको नीचे बैठा दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट प्राइमरी सेटलिंग टैंक, कि जो भी टोटल सॉलिड है उसको क्या है सेटल होने के लिए छोड़ दिया है ना, वो नीचे आ जाएगा। और ऊपर वाली चीजें क्या बच गई, सुपर नेटेंट, जिसको इफ्लुएंट बोला गया है। अब सुपर नेटेंट के बारे में अगर आप गूगल पे लिखते हो तो लिक्विड लाइंग अबव सॉलिड रेजिड्यू, सॉलिड रेजिड्यू, सॉलिड बच गया है वो नीचे बैठ गया है, ऊपर लिक्विड है। और इसी से सारी बातें आप समझ गए होंगे। मतलब अपने काम की चीज अब ये है, इसको आगे भेजना है। ठीक है, अब आपने मोटा मोटा जो कूड़ा कचरा था वो तो निकाल दिया, मिट्टी आपने निकाल दी, पत्थर कंकड़ निकाल दिए, बट इस पानी में क्या है, जो भाई आप घरों में जो मल मूत्र आपका सीवेज में जाता है उसको तो आप ऐसे सलाखें निकाल के नहीं लगा सकते ना, वो तो पानी में पूरा ऐसे घुला हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, तो भाई इसको अब भेजना पड़ेगा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ, जहां पे एरिएशन टैंक है। नाम में यार एरिएशन मतलब बहुत सारी हवा यहां पर पास कराई जाएगी, बहुत सारी हवा। अब इतनी सारी हवा में क्या है, बहुत सारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है मतलब एरोबिक माइक्रोब यहां ग्रो करेंगे विग्रसली। विग्रसली क्यों, क्योंकि आपने एक बार में बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो भाई वो जब ग्रो करेंगे तो वो ऐसे गुच्छे से बना देंगे, है ना, ऐसे गुच्छे से बना देंगे, जिनको फ्लोक्स बोल दिया जाता है। फ्लोक्स क्या है, फ्लोक्स की एनसीईआरटी क्या लिखती है कि फ्लोक्स मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कुल मिला के बैक्टीरिया और फंगस के क्या है गुच्छे से बन गए हैं, इसको हम फ्लोक्स बोल रहे हैं। और यही फ्लोक्स क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक मैटर है अब डिग्रेड करेंगे, तो बीओडी यहां पर डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट अपने को जाना है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। अब होगा क्या, बहुत सारे जो फ्लोक्स थे, देखो ये फ्लोक्स हैं, ये नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर क्या है अपने पास अच्छा खासा बढ़िया वाला पानी आ गया। अब इस पानी को जो साफ हो चुका है, जहां हमने ऑर्गेनिक चीजों को भी निकाल दिया है, ऑर्गेनिक वेस्ट को भी, तो इस पानी को वाटर बॉडी या रिवर में है ना हम छोड़ देंगे। अब यहां क्या बच गए भाई, बहुत सारे फ्लोक्स हैं, बहुत सारे फ्लोक्स हैं। अब यहां पे याद करो अपने को शुरू में कुछ तो फ्लोक्स चाहिए होंगे, जो यहां फ्लोक्स बने थे, जो यहां बैक्टीरिया या फंजाई थे, वो हवा में से तो नहीं टपके ना, कहीं से तो वो भी आए होंगे। तो इतने सारे यहां फ्लोक्स हैं, वहां से हम क्या करेंगे, छोटा सा एक पार्ट लेके यहां इनोक्यूलम की तरह यूज कर लेंगे। जैसे दही जमाने के लिए दूध के अंदर थोड़ी सी दही डाली जाती है, ठीक वैसे यहां से थोड़ी सी दही लेंगे, इस दूध में डाल देंगे और इस दूध की भी दही बन जाएगी, वही काम है। और इतने सारे फ्लोक्स थे, उसका क्या करें कि हमने थोड़ा सा तो यूज कर लिया यहाँ पे इनोक्यूलम जैसे, पर इतना सारा फ्लोक्स था उसको कहां पहुंचा दिया, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में उसका पहुंचा दिया, कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्लज ये वाला हो गया।
ठीक है, यही है भाई आपका क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट है। अब देखो कुछ अब अपने पास भाई इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जैसे भाई गंगा नदी है, यमुना नदी है, हमारे देश की महत्वपूर्ण बहुत ही जरूरी नदियां हैं। अब इनमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो इनमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन कैसे हो रहा है कि डायरेक्ट कोई सीवेज है इनमें खोल दिया, किसी भी शहर से सीवेज आया, कुछ गंदा नाला आया, इनमें आपने बहा दिया। तो भाई इसको ठीक करने के लिए कि पोल्यूशन कम से कम हो पाए, बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया गया कि भाई इनमें डायरेक्टली ना डालो, सीवेज ट्रीटमेंट करके ऐसे साफ पानी, जैसे यहां से थोड़ा साफ पानी गया था ना, ये वाला डालो। ठीक है, तो ये किसने किया? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इंडिया, ये एनसीईआरटी में बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट हम बायोगैस की बात करने वाले हैं। तो बायोगैस से पहले तो डेफिनेशन कर लेते हैं कि बायोगैस हम बोल किसको रहे हैं। तो बायोगैस हम बोल रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें प्रीडोमिनेंटली मीथेन, मतलब गैसेस का मिक्सचर है जिसमें मेनली कौन है, मुख्यतः रूप से कौन है, मीथेन है। कैसे प्रोड्यूस हुई है? माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस हुई है, जो फ्यूल की तरह भी यूज हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, फ्यूल की तरह यूज हो सकती है, मतलब इंसान तो अब इसको छोड़ेंगे नहीं, बना के ही छोड़ेंगे। जो चीज फ्यूल की तरह यूज हो सकती है वो तो हमारे काम की है ना, तो अपने को बनानी पड़ेगी। तो बनाने कैसे पड़ेगी? कुछ ऐसा प्लांट लगा के, ठीक है, कुछ ऐसा प्लांट लगा के। होगा क्या, यहां से गाय भैंस का गोबर डाला, पानी डाला, और ये यहां पर इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, माइक्रोबियल एक्टिविटी से गैस बनेगी जो इसमें आ गई। अब गैस को हम फ्यूल की तरह यूज कर लेंगे, जो अड़ंगा है, जो बेकार बच गया, वो यहां पे जाएगा। ठीक है, ये टिपिकल बायोगैस प्लांट है, और ये एनसीईआरटी का डाटा है भाई, याद कर लेना। डेप्थ ऑफ कॉन्क्रीट टैंक ऑफ बायोगैस प्लांट 10 से 15 फीट इसकी गहराई होती है। अब हो क्या रहा है, मैंने तो डायरेक्ट वर्ड बोल दिया, माइक्रोब। कौन से माइक्रोब हैं, कैसे माइक्रोब हैं? देखो, कहानी शुरू होती है कहां से, कैटल, कैटल गाय भैंस की बात हो रही है। तो गाय भैंस की बात करें तो उनके स्टमक के ना 4 पार्ट होते हैं। नाम मत याद करो, बस इतना याद रखना, उन पार्ट्स में से एक पार्ट का नाम र्यूमन होता है। ठीक है, गाय भैंस के स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक का नाम र्यूमन होता है, और र्यूमन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होते हैं। नाम में यार है मिथेनो, मतलब मीथेन प्रोड्यूस करेंगे ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? अब गाय भैंस खाती क्या है, वो भूसा खाती हैं, चारा खाती हैं। अब चारे में, भूसे में क्या होता है, बहुत सारा सेल्यूलोज होता है। तो इस सेल्यूलोज का ये जो मिथेनोबैक्टीरियम है ब्रेक डाउन करता है, उससे क्या है, मीथेन प्रोड्यूस होती है। कुछ घुमा फिरा के वही बातें यहां पे लिखी गई हैं कि मिथेनोजीन्स, एग्जांपल मिथेनोबैक्टीरियम, उसी की बात हो रही है ना। मिथेनोबैक्टीरियम किसके अंडर आता है, मिथेनोजीन्स के अंदर आता है। कि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सेल्यूलोजिक मटेरियल पे अनएरोबिकली, ये वर्ड याद रखना, अनएरोबिकली ग्रो करते हैं। तो इससे क्या प्रोड्यूस हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विद CO2 एंड H2। ठीक है, अब देखो मेनली क्या होगी, मीथेन होगी, और थोड़ी बहुत बाकी गैसेस भी होती हैं। यही बात यहां पे लिखी गई थी कि प्रीडोमिनेंटली मीथेन होगी, है ना। बाकी क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है कि थोड़ी बहुत ये चुन्नू मुन्नू गैसेस भी होती हैं। और यहां पर वही बात लिखी गई है कि भाई कुछ नहीं है, डंग, क्या बोलते हैं डंग को भाई, क्या बोलते हैं, गोबर ही बोलते हैं। गोबर में क्या है, ये वो है भाई, मिथेनोबैक्टीरियम है सेलुलोज के ऊपर, वो फाइनली अपने को क्या बनानी है, गैस बनानी है। कौन सी, गोबर गैस बनानी है, जिसमें प्रीडोमिनेंटली क्या है, मीथेन है अलोंग विद CO2 H2, जिसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। अब भाई नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो, फार्मिंग का मतलब होता है खेती करना, ऑर्गेनिक का मतलब है कि भाई बायो फर्टिलाइजर का यूज करना है। देखो, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, कीटनाशक, ठीक है, जो हम खेतों में केमिकल यूज करते हैं। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको पता ही होगा कि हम बायो फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एज ए फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, उसी को बोल दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ह्यूमंस भी आगे, इंसान भी आगे, गाय भैंस भी आगे। अब गाय भैंसों को उठा के थोड़ी खेत में फेंक रहे हैं आप, इंसानों को थोड़ी फेंक रहे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। उसमें तो मछली भी आ गई, मछलियों को थोड़ी खेतों में
में फेंक रहे हैं, है ना। क्या फेंक सकते हैं कि बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, ऐसे माइक्रोब का यूज कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था, बार बार वही बात कर रहा हूं कि पूरे चैप्टर में मेनली बात किसकी होगी, किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आ गया, साइनोबैक्टीरिया आ गया, किंगडम फंजाई की बात होगी, थोड़ी बहुत वायरस की बात होगी। ये मैंने आपको बात बताई थी, वही बात यहां पर आपकी फॉलो होते हुए आ रही है, ठीक है। तो माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, देखो मुद्दा क्या है, देखो मेरे को मेरे खेत में दिक्कत थी इससे, एफिड्स एंड मॉस्किटो से दिक्कत थी, मेरे को बटरफ्लाई कैटरपिलर से दिक्कत थी, मेरे को और भी बहुत सारे प्लांट पैथोजन हो सकते हैं उससे दिक्कत थी, मेरे को इंसेक्ट, है ना यार, इंसेक्ट में तो बहुत कुछ आता है ना, अर्थ्रोपोड के अंदर पता नहीं क्या क्या आता है, तो मेरे को भाई इनसे 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 दिक्कत थी। तो इन दिक्कतों से निजात पाने के लिए मैं अब तक क्या कर रहा था, अपने खेतों में केमिकल्स का छिड़काव कर रहा था, केमिकल्स का छिड़काव करके इनसे मैं निजात पा रहा था। पर केमिकल्स का छिड़काव करने से नुकसान क्या हो रहा था कि मेरी फसलों के ऊपर भी केमिकल जा रहा था, और वही केमिकल जो उस फसल को हम इंसान खाते हैं उनके पास भी वो केमिकल उनके अंदर भी जा रहा था। तो अल्टीमेटली हम खुद का ही, है ना, सिस्टम फेल कर रहे थे, ठीक है। तो भाई इनसे निजात कैसा पाया जाए, कैसा नहीं, कैसे पाया जाए कि अपने को केमिकल्स का छिड़काव ना करना पड़े, हम ऑर्गेनिक तरीके से कैसे निजात पा सकते हैं। तो इंसेक्ट का यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं, फंजाई का यूज कर सकते हैं, वायरस का यूज कर सकते हैं, है ना। और ये बातें भाई आपको याद ही करनी पड़ेंगी कि इसको कंट्रोल करने के लिए कौन से इंसेक्ट, बीटल्स विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, इसको कंट्रोल करने के लिए बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस इसका यूज किया गया। इनको कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंजाई है ना, और ट्राइकोडर्मा कैसी है, फ्री लिविंग तरीके की है जो रूट इकोसिस्टम में रहती है ना। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या, बैक्यूलो वायरस का यूज किया गया। अब बैक्यूलो वायरस जो है वो कौन से जीनस के अंडर आते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के अंडर आते हैं। और इनकी खास बात क्या है बैक्यूलो वायरस की, ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। मतलब देखो यहां पे बहुत सारी चीजें थी, ए थी, बी सी डी ई थी, अपने को सिर्फ बी को उड़ाना था, ए बी सी डी ई एफ जी एच बहुत सारी चीजें थी, अपने को सिर्फ बी को उड़ाना है, बाकियों से अपने को नुकसान ही नहीं है। तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, मतलब सिर्फ बी के ऊपर ही हमला करेगा, ये ए को नहीं छेड़ेगा, सी को नहीं छेड़ेगा, डी को नहीं छेड़ेगा, मतलब बहुत नैरो स्पेक्ट्रम में काम कर रहा है ना, इतनी सी बात है। और वही बातें यहां पे लिखी गई है कि इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, प्लांट बर्ड फिश इन पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। आप केमिकल्स का यूज करोगे, जाहिर सी बात है वहां पे और बाकी के जो प्लांट्स हैं, या कोई पक्षी आया उड़ते उड़ते उस खेत में आया, उसको खा लिया, उसके अंदर भी केमिकल गया, या फिर मछलियां हैं वहां पर, ठीक है, उनको भी नुकसान हो सकता है। कोई गाय भैंस बकरी वकरी ने वो पत्ते को खाया, उसको भी नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये बैक्यूलोवायरस की खासियत है कि इनको नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। यूज इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इसमें यूज होता है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, जाहिर सी बात है यार, अगर वो स्पीशीज स्पेसिफिक है कि आपको बी पे अटैक करना है तो बी पे ही करेगा, बाकियों को नहीं नुकसान पहुंचाएगा। तो मतलब जो एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव है वहां पे इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट माइकोराइजा की बात कर रहे हैं, तो माइकोराइजा क्या है, गठबंधन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब गठबंधन है किसके बीच का, फंजाई और प्लांट के बीच का गठबंधन है। अब गठबंधन की सरकार में हमेशा क्या होता है कि इसका भी कुछ फायदा होगा, इसका भी कुछ फायदा होगा, मतलब फंजाई प्लांट को कुछ प्रोवाइड कराएगी और प्लांट फंजाई को कुछ प्रोवाइड कराएगा। तो फंजाई प्लांट को क्या प्रोवाइड कराएगी, फॉस्फोरस, पैथोजन रेजिस्टेंस, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्राउट। सैलिनिटी क्या होती है, नमक आ जाना, जमीन में आपने देखा होगा नमक आ जाता है ना, सफेद सफेद मिट्टी हो जाती है वो। ड्राउट मतलब सूखापन, ठीक है। और ये एनसीईआरटी की सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं। और प्लांट क्या प्रोवाइड कराएगा, फंजाई को शेल्टर और कार्बन प्रोवाइड करेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं भाई, ये एनसीईआरटी की चीजें ही मैंने उठा के डायरेक्ट लिखी हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करें तो फ्री लिविंग हो सकते हैं, सिम्बायोटिक, एजोटोबैक्टर, बिजरेंकिया, रोडोस्पाइरिलम, सिम्बायोटिक, फ्रैंकिया, राइजोबियम हो जाएंगे। और सियानोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, नाइट्रोजन फिक्सिंग, एनाबिना, नोस्टोक, ऑसिलेटोरिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बड़े ही आसानी से हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और नोट्स इसके मिल जाएंगे भाई बहुत जल्दी। और आप ये वीडियो कब देख रहे हो उस हिसाब से भी डिपेंड करता है ना। एक दिन भी अगर आप लेट देख रहे हो अपलोड होने के, तो आपको नोट्स मिल चुके होंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।